हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो दिस इज भावनापुरी। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। क्योंकि आपके एग्जाम्स एकदम सिर पर हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंतज़ार में बैठे होंगे, भाई वन शॉर्ट वीडियोस मैम लेके आ जाए तो भला हो जाए, है ना। तो बस फिर आई एम बैक विद चैप्टर नंबर 1 क्लास 11। फटाफट से शुरू कर देते हैं। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर नंबर 1, द लिविंग वर्ल्ड। काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है, हार्डली इसमें से मैं सिर्फ सीबीएसई के बेसिस पर बोल रही हूँ, जो कि क्वेश्चंस आपके 11th के एग्जाम्स में आते हैं। 2 मार्क्स के 1 या 2 नंबर का ही कोई क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा, लेकिन दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो हमें ये कवर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो द लिविंग वर्ल्ड को जल्दी से हम वन शॉट में कवर कर लेते हैं। पहला प्रश्न, वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर आप डिफ्रेंशिएट करोगे लिविंग इंडिविजुअल कौन सा है, नॉन लिविंग कौन सा है ना। तो कुछ तो ऐसे फीचर्स होते होंगे, पैरामीटर्स होते होंगे जिसके आधार पर हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, पहली चीज़। दूसरा, क्या उन सभी कैरेक्टर्स को कलेक्टिवली लेना ज़रूरी है या इंडिविजुअली एक एक कैरेक्टर के आधार पर भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, राइट। सो उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम बायोलॉजी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, स्टडी ऑफ लिविंग कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें पता हो उन सभी पैरामीटर्स के बारे में जिसके आधार पर हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। सबसे पहला कैरेक्टर जिसके बेसिस पर हम बताएंगे कोई भी एक चीज़ लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, दैट इज ग्रोथ। चले भाई, तो सबसे पहला कैरेक्टर यहाँ पर हमने मेंशन कर लिया है बच्चों, ग्रोथ। क्या होता है भाई ग्रोथ, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? देखिए, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट्स में थ्रू आउट द लाइफ देखने को मिलता है, क्योंकि उनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनको मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहा जाता है, ठीक है। हालांकि एनिमल्स के अंदर, हम जैसे ऑर्गेनिजम्स में, ये एक सर्टेन टाइम पीरियड तक ही नज़र आएगा, उसके बाद जो हमारी ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि भाई प्लांट्स की तरह हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तो है ही नहीं, राइट। तो सबसे पहले मैंने लिखा इट इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है बच्चों? इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। अगर मेरी हाइट आज 5.2 है तो भाई वापस 5 थोड़ी हो जाएगी कल, रिवर्स तो नहीं होने वाला ना। तो बस फिर कैसा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पर हम देखेंगे इसकी ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। बेटा 2 खासियत हैं ग्रोथ के बारे में जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है इंक्रीज इन मास और दूसरा होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर लिखवा रही हूँ जिसके आधार पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस किए जाएंगे, राइट। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर या इंडिविजुअल, ये आपकी ट्विन कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अगला पॉइंट, प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है थ्रू आउट द लाइफ होती है बच्चों। प्लांट्स में जो ग्रोथ हो रही है वो कैसी है? वो थ्रू आउट द लाइफ है, राइट। और ऐसा क्यों? मैंने बताया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है भाई। चलो, लेकिन एनिमल्स में तो ऐसा नहीं हो रहा। एनिमल्स में एक सर्टेन एज तक ही हमारी जो ग्रोथ है वो होती है। स्पेसिफिकली अगर मैं हाइट की इंक्रीज की बात करूँ, भाई 18 से 20 साल तक तुम जितने लंबे होना चाहते हो जाओ, उसके बाद तो ये ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है भाई। एक और पॉइंट आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कृपा करके नोट कर लीजिएगा। वो पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो ग्रोथ है और जो सेल डिवीजन है या रिप्रोडक्शन है, ठीक है, यूनिसेल्यूलर में, सिंगल सेल में तो एक ही बात है। कैसे भाई? इधर देख लो, अमीबा जो कि एक सिंगल सेल यूकैरियोट है, जब भी ये डिवाइड करेगा, यानी कि नॉर्मली मैं सेल डिवीजन की भी बात करूं तो ये माइटोसिस करेगा, ठीक है। लेकिन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये करता है बाइनरी फिजन। सबसे पहले इसकी न्यूक्लियस की डिवीजन हुई, क्या कहते हैं इसको? कैरियोकाइनेसिस। एक बार इसका न्यूक्लियस डिवाइड कर गया तो अब साइटोप्लाज्म की भी डिवीजन होगी, यानी कि साइटोकाइनेसिस। चलो भाई, हो गई।
आपको रिजल्ट में 2 डॉटर सेल्स यहाँ पर मिलेंगे, राइट। तो बेटा इसका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था वो बाइनरी फिजन है। वो क्या है? बाइनरी फिजन, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेल डिवीजन की बात करूं तो माइटोसिस जो कि इक्वेशनल डिवीजन होती है वो भी तो ऐसी ही होगी, सही बात है ना। तो यहाँ पर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अगर हम यहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे तो जो बाइनरी फिजन से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मोड ऑफ सेल डिवीजन सेम होता है, जबकि हायर प्लांट्स और एनिमल्स में दीज आर एक्सक्लूसिवली डिफरेंट रिएक्शंस, डिफरेंट प्रोसेसेस, राइट। तो यही मैं नोट में लिख रही हूँ, इन मेजॉरिटी ऑफ, मैं मेजॉरिटी लिख ही नहीं रही हूँ, इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होता है बेटा इनके अंदर? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेसेस। ये दोनों ही अलग अलग प्रोसेसेस है। भैया हम कौन सा बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? भाई सेल डिवीजन तो माइटोसिस हो रही है हमारे अंदर, लेकिन हमारा रिप्रोड्यूस करने का तरीका ऐसा थोड़ी है। तो रिप्रोडक्शन अलग है और बाइनरी फिजन या बाकी जो भी सेल डिवीजन है वो अलग, सही बात है। चलो अगला पॉइंट, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो बेटा उसके अंदर जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल होती है। हमारे अंदर जो ग्रोथ होती है वो कैसी है? इंटरनल। लेकिन अगर हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो वो कैसे ग्रोथ शो करता है? वो एक्सटर्नल ग्रोथ शो करता है। इसका एक एग्जाम्पल बता दो भाई, क्या एग्जाम्पल हो सकता है? 3 तक गिनती गाऊंगी, फटाफट से कमेंट्स में बता देना एक्सटर्नल ग्रोथ करने वाले नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का कोई एग्जाम्पल। कम ऑन, 1 2 3 ऐसे होता है ना। चलो भाई, तो मैं बता देती हूँ, जो स्नो मोल्डर्स होते हैं, स्नो माउंटेन्स होती हैं, है ना, या जैसे कि रॉक्स है, चट्टाने हैं, कंकड़ पत्थर है, समुद्र के किनारे पर पड़े हुए, कोई भी डस्ट पार्टिकल्स, रेत मिट्टी आएगी उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। पहले उसकी हाइट इतनी सी थी, अब उसकी हाइट इतनी हो गई। तो बेटा कैसी ग्रोथ है? एक्सटर्नल ग्रोथ है, ठीक है जी। चलो भाई, ये बात भी समझ में आ गई। तो अब क्योंकि मुझे यहाँ पर पता चला कि लिविंग नॉन लिविंग दोनों ही यार ग्रोथ शो कर रहे हैं, बेशक इंटरनल और एक्सटर्नल का डिफरेंस है पर ग्रोथ तो दोनों कर रहे हैं, राइट। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ग्रोथ, सिर्फ ग्रोथ एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लिविंग नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएट कर सकें? नहीं कह सकती। दिस इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक प्रॉपर्टी है बट दिस इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। ये आप याद रखेंगे, राइट। चलो भाई, पहला फैक्टर हो गया है। दूसरा फैक्टर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन। बेटा अगर थोड़ा सा जल्दी लगे ना कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, उसका एक ही कारण है, एक ही रीज़न है, और वो ये है कि मैं 1 शॉट में वीडियो कवर करना चाहती हूँ। और पता है क्या होता है, 1 शॉट में भी बच्चे देखते, हाय 1.5 घंटे की वीडियो, एक चैप्टर की, ना बाबा ना, हम नहीं पढ़ रहे, है ना। तो मुझे उस वीडियो को प्रिसाइज भी करना है, लेकिन मैं ऐसे नहीं कि खेल करूँ तुम्हारे साथ कि 2 टॉपिक पढ़ाए चलो चैप्टर खत्म, ना, मैं हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाली हूँ, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा साथ दीजिए आप और एक एक टॉपिक को अच्छे से समझिए। पहला हो गया ग्रोथ, दूसरा है रिप्रोडक्शन। हाउ डू वी डिफाइन रिप्रोडक्शन? कैसे डिफाइन करते हैं हम इसको? देखो भाई, हमने लिखा ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्यों भाई? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए। सही बात है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस in which new organisms are produced, जिसमें नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते भाई, in which new organisms are produced from pre-existing organisms। कहाँ से आते हैं बेटा न्यू ऑर्गेनिज्म? ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो कि पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हों, राइट। तो याद रखिएगा, this is a biological process in which new organisms are produced from pre-existing organism। अब ये जो नए ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? वो सिमिलर टू इटसेल्फ होते हैं,
सिमिलर टू इटसेल्फ होते हैं, यानी कि जैसे पेरेंट्स वैसे बालक, राइट? जैसे पेरेंट्स वैसे ही ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनी, ठीक है? लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, इसको हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा एसेक्सुअल, ठीक है जी? तो देख लेते हैं एक बार भैया। एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनको डिस्कस करने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले डिफरेंस एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों। देखिए वो बचपन वाला जो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट। एसेक्सुअल में क्या होता है भाई? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी और फिर वही गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन अकर्स। क्या होता है बच्चों? पहले तो गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई एंड देन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। दिस इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट हो। मे और मे नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मे और मे नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स, ठीक है भाई? अगला पॉइंट, यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि 2 डिफरेंट पेरेंट्स के गैमेट्स आएंगे, उनकी फर्टिलाइजेशन होगी, सो इट विल लीड टू वेरिएशंस, चेंजेस आएंगे। डिग्री ऑफ चेंजेस को, बदलाव को हम कहते हैं बच्चों वेरिएशंस। जबकि यहाँ पर कोई वेरिएशंस नहीं आती, नो वेरिएशंस अकर। कोई वेरिएशन आपको एसेक्सुअल में नज़र नहीं आएगी। जो इंडिविजुअल्स यानी कि जो बच्चे यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल में, इनको क्लोन्स कहा जाता है। वो दोनों ही इंडिविजुअल्स अपने पेरेंट से आइडेंटिकल हैं, आपस में भी दोनों आइडेंटिकल हैं। कैसे? जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी। इसीलिए हमने इनको क्या नाम दिया बच्चों? क्लोन्स। दीज आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल। जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल। क्लियर हो गई बात? ये तो समझ में आया? ओके, आगे देखो भैया। ये बड़ा ही स्लो और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बड़ा ही स्लो और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है जी? जबकि ये कंपैरेटिवली फास्टर है। दिस इज कंपैरेटिवली फास्टर, और उसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती जितनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है। करेक्ट? चलो, साथ ही साथ हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। जैसे कि एक मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, बाइनरी फिजन। दूसरा होता है बच्चों मल्टीपल फिजन। बाइनरी का मतलब है जब भी कोई पेरेंट ऑर्गेनिज्म 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करेगा। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? अमीबा। क्या एग्जाम्पल हो सकता है बच्चों? अमीबा। दूसरा एग्जाम्पल लेशमेनिया भी हो सकता है। अब पता है लेशमेनिया में क्या होता है? इसके अंदर जो बाइनरी फिजन हो रही है, जो मोड ऑफ डिवीजन है तो दोनों का सेम, बट एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में बॉडी डिवाइड करती है, ठीक है? चलिए, मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल हो सकता है बच्चों प्लाज्मोडियम। मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। फिर हो सकता है रीजनरेशन। इसका एग्जाम्पल आप लोग बताइए फटाफट से। रीजनरेशन, अरे बहुत ही आसान यार, 8th 9th 10th हर क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। प्लेनेरिया, जो ट्रू रीजनरेशन शो करता है बच्चों, प्लेनेरिया, फ्लैटवर्म, ठीक है? अगला होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कौन शो करेगा? क्या एग्जाम्पल है इसका? स्पायरोगायरा, जो कि एक एल्गी है। स्पायरोगायरा जो कि नॉन मोटाइल एल्गी है, ठीक है? अगला आपने पढ़ा है बच्चों स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल ब्रेड मोल्ड यानी कि राइजोपस। स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल ब्रेड मोल्ड यानी कि राइजोपस होता है। यहाँ तक एक बार आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है या कॉपी करना है, जो करना है विद इन अ सेकेंड कर लीजिए। कम ऑन। हो गया होगा बच्चा, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आपने, राइट? चलिए,
तो यहाँ तक तो समझ आ गया भाई हमको कि ये रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो लिविंग नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू रब इट। अब मैं इसको रब करने वाली हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके हो। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा भाई साहब। ये जो रिप्रोडक्शन है ना, ये भी बेटा रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ इसके आधार पर भी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते लिविंग और नॉन लिविंग में। एंड व्हाई इज दैट? ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। वो लिविंग पर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो भाई ऐसा क्यों? क्या प्रॉपर्टी है, क्या फीचर है? देखिए क्या एग्जांपल्स हैं बेटा। म्यूल यानी कि खच्चर, गधे और घोड़े के मिक्सचर से जो बने हैं म्यूल। दूसरा जो वर्कर हनी बी होती हैं, वर्कर हनी बीज, ये भी स्टेराइल है, ये भी रिप्रोड्यूस नहीं करती। और कुछ स्टेराइल फीमेल्स, ह्यूमन फीमेल्स, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों जो कि लिविंग तो हैं लेकिन दे डू नॉट हैव द टेंडेंसी टू गिव बर्थ टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ कि रिप्रोडक्शन में भी कुछ एक्सेप्शंस आ गई। यहाँ पर भी इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। ठीक है बच्चों, वी कैन नॉट कॉल इट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। चलो एक सेकेंड, हाँ थोड़ा माइक में ना ये ठीक कर लेती हूँ। या दैट्स फाइन। चलिए, तो भैया ये दो प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। नाउ विच इज द थर्ड प्रॉपर्टी? तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? इसको रब कर देते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों मेटाबॉलिज्म। थर्ड प्रॉपर्टी होती है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म क्या है जरा देख लेते हैं। देखो भाई, थर्ड प्रॉपर्टी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म। बेटा इसकी डिफाइन क्या है? The sum total of all the chemical reactions, the sum total of all the chemical reactions occurring in our body या फिर in living organism। ठीक है, तो याद रखिए कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले केमिकल रिएक्शंस के सम टोटल को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर हो रहे हैं बेटा, कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होंगे जिसमें न्यू प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन करके सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो यहाँ पर हमने इसको टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। बेटा दो टाइप्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म के। सबसे पहला है कैटाबॉलिज्म और दूसरा है एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म कैसा रिएक्शन है? डिस्ट्रक्टिव, जिसमें किसी भी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है, जिसमें किसी भी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होगा इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? क्या एग्जाम्पल हो सकता है भाई? हाँ, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं रेस्पिरेशन का। मैं इक्वेशन के थ्रू आपको समझा रही हूँ बच्चों। C6H12O6 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करेगी और ये प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। कौन से प्रोडक्ट्स मिलेंगे? CO2, H2O और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब ये है कैटाबॉलिज्म के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। और कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलोगे थर्मो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा थर्मो शब्द का मतलब ही होता है हीट, एनर्जी, राइट। तो यहाँ पर मैंने बोला एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है जी। दूसरा एनाबॉलिज्म जस्ट ऑपोजिट है, तो उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव। क्या बोलेंगे बच्चों? कंस्ट्रक्टिव। न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, यहाँ पर कोई ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, इनफैक्ट फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस हो रही है, और इसको बोलेंगे
क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, यहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है बच्चों, इसीलिए हमने इसको बोला एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और इसकी इक्वेशन में फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लूंगी। पहले हमने रेस्पिरेशन ली थी, अब हम ऑपोजिट लिखेंगे, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी आपस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं, है ना, और कुछ यहाँ पर वाटर भी एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या था, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। ठीक है, जबकि इसका एग्जाम्पल लिया है हमने फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। क्यों भाई, समझ में आया? तो क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ बच्चों कि जो मेटाबॉलिज्म है वो ऐसा रिएक्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की खासियत है। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है भाई साहब, ये है कोई एक नया एकदम बढ़िया सा मामला। क्यों? क्योंकि ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की खासियत है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक नोट आपको बता रही हूँ, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। कोई भी भाई साहब, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म को शो नहीं करेगा। तो बस हो गई ना ये सारे लिविंग की खासियत। ठीक है, इन विट्रो में जो रिएक्शन हो रहे हैं, इन विट्रो में जो रिएक्शन हो रहे हैं बच्चों, वो आइसोलेटेड रिएक्शन है, वो सारे आइसोलेटेड रिएक्शन हैं। ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि बॉडी के बाहर होने वाले जो रिएक्शंस हैं, दीज आर आइसोलेटेड रिएक्शंस। वो श्योरली कोई लिविंग चीज़ होना हो, लिविंग रिएक्शंस हैं। बॉडी में ये जो सारे के सारे चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हमने मेटाबॉलिज्म भी पढ़ लिया, उसके टाइप्स भी पढ़ लिए, उसके डिफाइन भी पढ़ लिए। ठीक है, एक अगला पॉइंट जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। बेटा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के बॉडी में जो अरेंजमेंट है सेल्स की वो कैसी है। इधर देखो, कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें एक ही सेल है, यूनिसेल्यूलर, अमीबा। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, मल्टी सेल्यूलर, फंजाई होती है। एंड व्हेन दीज सेल्स कंबाइन, जब ये सारे सेल्स टाइटली पैक्ड होते हैं बच्चों और सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं टिश्यू का। ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर, टिश्यू। और जब दो या दो से ज़्यादा टिश्यूज आपस में कंबाइन करते हैं तो बनता है ऑर्गन। क्या बनता है बच्चों? ऑर्गन। फिर ऑर्गन्स आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। एंड देन इट फॉर्म्स द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। किसकी फॉर्मेशन होती है? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, फटाक से इसकी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। कम ऑन बच्चों, भाई पढ़ने में मज़ा आ जाएगा, जल्दी से कवर कर पाओगे। जो मैं चीज़ें लिख रही हूँ ना, एक बार जस्ट गो थ्रू दीज, जो भी नोट्स आपने अभी स्क्रीनशॉट लिया है, मस्त चैप्टर कवर है आपका। ठीक है, तो 4 प्रॉपर्टीज़ में से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लेकिन मेटाबॉलिज्म भी होती है और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। राइट, लास्ट प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ बच्चों, मैं रब कर रही हूँ उसको। ठीक है, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। चलो भाई आगे देखो, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं बच्चों, उसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस, यानी कि द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर है, स्टिमुलस है, भाई उसके लिए रिस्पॉन्स देने की जो क्षमता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसी को कहा जाता है कॉन्शियसनेस। तो 5th प्रॉपर्टी लिख रहे हैं हम यहाँ पर। लो भाई, क्या मतलब है बच्चों इसका? अभी मैंने बताया, दी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। और यहाँ पर इन एक्सटर्नल फैक्टर्स को हमने बोला है स्टिमुलस। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब बेटा यहाँ पे लिख रहे हैं हम स्टिमुलस।
तो बेटा सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की खासियत है। क्वेश्चन इस तरीके से नीट में आता है कि 4 ऑप्शंस दिए होंगे, पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनएक्सेप्शनल फैक्ट और स्टेटमेंट अबाउट द लिविंग। ठीक है, तो आपका आंसर होगा रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। आपका आंसर क्या होगा बच्चों? रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। ये याद रखिए जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है भाई, चलिए। सो बेटा कॉन्शियसनेस के अंदर 2 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। एक होता है स्टिमुलस, जैसे कि अभी भी मैंने आपको बताया। स्टिमुलस का मतलब है कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर। इट कुड बी अ फिजिकल फैक्टर, अ केमिकल फैक्टर और अ बायोलॉजिकल फैक्टर। सही बात है। अब फिजिकल फैक्टर में लाइट हो सकती है, बहुत ज़्यादा लाइट अचानक से सुबह सुबह 4 बजे आपको कमरे में नजर आई। क्यों? मम्मी ने लाइट्स ऑन कर दी पूरे कमरे की। कह रही झाड़ू लगा रही बेटा, 2 मिनट रुक जा। अरे भैया ऐसे थोड़ी होता है, जैसे ही लाइट ऑन हुई सुबह सुबह पूरे कमरे की, भाई आप अपनी आंखें ऐसे टाइटली बंद करना शुरू करोगे और मम्मी को सुनाओगे, यार मम्मी प्लीज़ लाइट बंद करो यार, बहुत देर हो गई है ना? ऐसा होता है। तो ये जो लाइट है ये एक फिजिकल फैक्टर है, दिस इज अ स्टिमुलस। बिल्कुल वैसे ही उस लाइट के लिए आपने क्या किया? तुरंत अपनी आंखें फटाफट से बंद कर ली, टाइटली बंद कर ली। वो आपका इंस्टेंट रिएक्शन था बच्चों, दैट वाज योर इंस्टेंट रिएक्शन, यानी कि वो आपका रिस्पॉन्स था। रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? इंस्टेंट रिएक्शन टुवर्ड्स द स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस के लिए तुरंत आपने जो रिएक्शन दिया वो आपका क्या है? वो रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो लाइट के लिए जो आपने रिस्पॉन्स दिया था बेटा, वो क्या था? क्लोजिंग ऑफ आइज। क्लोजिंग ऑफ आइज ये आपका रिस्पॉन्स था, राइट? लेकिन अगर कोई केमिकल हो, मान लो कोई व्यक्ति आपके बराबर में बैठकर स्मोक कर रहा है और आप उसके अंदर से निकलने वाले धुएं, स्मोक से बड़े ही परेशान, आपको सांस नहीं आ रही, यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ, आप सांस नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, तो ब्रीथलेसनेस ये क्या है? ये किसी केमिकल की वजह से आपका रिस्पॉन्स हो सकता है। ठीक है, तीसरा बेटा बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर क्या हो सकता है? यहाँ पर पॉलन ग्रेन हो सकते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर क्या हो सकता है? पॉलन ग्रेन। आपने हे फीवर सुना होगा, कुछ लोगों को पॉलन ग्रेन के कांटेक्ट में आने पर बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं। वो एक तरीके की एलर्जी है जिसको हे फीवर कहते हैं। और स्नीजिंग यहाँ पर आपका रिस्पॉन्स है। लगातार जो आपको छींकें आ रही हैं वो क्या है? वो आपका रिस्पॉन्स है। ठीक है बच्चों, अब ये कॉन्शियसनेस के बारे में भी ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद करने पड़ेंगे हमको। क्या पॉइंट्स हैं मैं आपको बता रही हूँ। एक तो ये सभी मतलब कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्यूलर है, कुछ है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस टू टच होती है, पहली बात। दूसरी बात, एक स्टेटमेंट लिखी थी कि जो फोटो पीरियड होता है, कितने समय तक प्लांट्स या एनिमल सनलाइट की प्रेजेंस में रहते हैं, उसको फोटो पीरियड हमने बोला। तो जो फोटो पीरियड होता है ये अफेक्ट कर सकता है रिप्रोडक्शन को सीजनल ब्रीडर्स में, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बोला, फोटो पीरियड में अफेक्ट सीजनल ब्रीडिंग, सॉरी ऐसे लिखेंगे, फोटो पीरियड में अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर। ठीक है, में अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। ठीक है भाई, सीजनल ब्रीडर्स बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप लोगों को याद रखनी है कि जो सनलाइट की प्रेजेंस है कितने समय तक है, ये अफेक्ट कर सकती है रिप्रोडक्शन को सीजनल ब्रीडर्स में। ठीक है, अगला पॉइंट, एक टर्म होती है बेटा सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस जिसका मतलब होता है अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ, अपने ही बारे में, अपने वातावरण में क्या चल रहा है उस चीज़ के बारे में जागरूक होने की टेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स की होती है। तो आप याद रखेंगे सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में है, बाकी एनिमल्स में नहीं है। बैठे बैठे समझ जाते हैं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ना।
हमें पता है कि भैया पापा भी गुस्से में आए हैं, कहीं बाहर से किसी से लड़ झगड़ के अभी 5 रुपये भी मांग लेंगे ना कुटाई हो जाएगी, ठीक है। तो समझ गए हम, उनके घर में एंट्री करते ही समझ गए हम भाई साहब। लेकिन ऐसे कुत्ता बिल्ली थोड़ी होते हैं जो जिन्हें पता चले कि भी मालिक बड़े गुस्से में आए, रहने दो, भौंकना नहीं है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसका मतलब कि जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो कौन शो करता है? ह्यूमन बींग्स, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट है कमेंट्स में लिख डालो फटाफट से, मैं इसको रब करने वाली हूँ बच्चों, ठीक है भाई, रब कर देते हैं इसको फटाफट से। अब ये 5 फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, जिसमें से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को छोड़कर बाकी सारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होती है लिविंग बींग्स की, राइट। आगे देखो बच्चों, अब कोई ना प्रश्न उठते हैं, चलो मैडम इतना तो आपने बता दिया, ये भी बता दो कॉमा में पड़ा हुआ आदमी लिविंग है या नॉन लिविंग है। मैं कहूँगी भैया मुझे नहीं पता। ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा विषय है जिस पर अभी भी विवाद चल रहा है, कॉन्वर्सेशन, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो भैया मैं नहीं बताऊंगी वो लिविंग है या नॉन लिविंग, क्योंकि आप कह रहे हो वो ब्रेन डेड है पर सांसें चल रही हैं। तो ब्रेन डेड हो गया तो उसको डेड मान सकते हो, लेकिन सांसें तो चल रही, ब्रीथ कर रहा है भाई साहब, सांस ले रहा है। हाउ कैन यू क्लासीफाई हिम एज अ लिविंग बीइंग, है ना। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो ये भी एक क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, बट स्टिल वी डू नॉट रिप्लाई टू दीज क्वेश्चंस, है ना। अब यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में लिखा था कि भाई जैसे एक सेल है और टिश्यू है, ठीक है। ये हमारे पास पूरा का पूरा एक टिश्यू है मान लो, जो बना हुआ है बहुत सारे सेल्स से मिलकर, बहुत सारे सेल्स से मिलकर। तो बेटा इस टिश्यू का, इस पूरे टिश्यू का जो फंक्शन है, इस पूरे टिश्यू का जो फंक्शन है, क्या वही सेम फंक्शन ये इंडिविजुअल सेल कर सकता है? क्या वही सेम फंक्शन ये इंडिविजुअल सेल कर सकता है? नहीं कर सकता भाई। अगर ये इंडिविजुअल सेल कर लेता तो आपस में जुड़कर टिश्यू बनाने की ज़रूरत ही क्या थी, राइट। तो याद रखिए, किसी भी टिश्यू की प्रॉपर्टी इंडिविजुअल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि जब वो सेल्स आपस में जुड़ते हैं, जब वो सेल्स आपस में जुड़ेंगे तो उनके इंटरैक्शन के रिजल्ट में एक प्रॉपर्टी अराइज करती है, वो टिश्यू का फंक्शन है, करेक्ट। बिल्कुल ऐसे ही अगर ये एक सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे हैं। तो क्या ये इंडिविजुअल ऑर्गेनल पूरे सेल का फंक्शन कर पा रहा है? नहीं ना, ये तो अपना एक ही काम कर रहा है, वो टॉक्सिफिकेशन वगैरह करना, रिमूव करना टॉक्सिक को, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन वगैरह, सही बात है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिविजुअल जो ये सेल ऑर्गेनल्स हैं वो पूरे सेल वाले फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो सेल का फंक्शन है ना, इट अराइजेज as a result of interaction among these cell organelles, ठीक है। चलो, तो एक पॉइंट हमने लिखा, द प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू are not present in individual cell, not present in individual cell, but arises as a result of interaction among them, यानी कि एक टिश्यू की प्रॉपर्टी इंडिविजुअल सेल में नहीं है, बल्कि जब वो सेल्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो उनके इंटरैक्शन के रिजल्ट में वो प्रॉपर्टी अराइज करेगी। सिमिलरली क्या होता है बच्चों, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेल इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनल, बट इट अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ देयर इंटरैक्शन। ये लिख सकते हो, यहाँ पर इसकी जगह सेल कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर किसकी क्या हो जाएगी, आर नॉट प्रेजेंट इन इंडिविजुअल सेल, यहाँ पर कर दोगे सेल ऑर्गेनल्स। सही बात है, क्या करें, मैम ने तो शॉर्ट में काम चला दिया, क्या करें, करना पड़ेगा, ठीक है भाई। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेल इज नॉट प्रेजेंट इन इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनल्स, बट
arises as a result of interaction among them। ठीक है, चलो, तो यही कारण है बच्चों कि हम कहते हैं कि जो लिविंग बीइंग है वो सेल्फ इवॉल्विंग रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्षमता होती है। ठीक है, सो ऑल द लिविंग beings are self-dividing। एक शब्द है, शायद मैं भूल रही हूँ, एक बार आप देखना एनसीईआरटी से, है ना, रेप्लिकेटिंग एंड इवॉल्विंग। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, ये लिविंग बीइंग्स की प्रॉपर्टी होती है। हम सभी काफ़ी हद तक एक दूसरे से सिमिलर हैं, क्योंकि हमारा जो जेनेटिक कंपोजिशन है यानी कि जो डीएनए है, ठीक है, दिस इज मोर और लेस सिमिलर, वो काफ़ी ज़्यादा एक जैसा है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, इसीलिए। ठीक है, तो हम भी आपस में काफ़ी हद तक रिलेट करते हैं, राइट। चलिए, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया बेटा प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसको मैं फटाफट से रब कर रही हूँ, कर दूँ, कर ही देते हैं, इतने में तो भैया स्क्रीनशॉट 2-4 बार ले लिए होंगे आपने। चलो भाई बेटा, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? बायो यानी कि लिविंग, राइट। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स या फिर नंबर ऑफ स्पीशीज। ठीक है, तो किसी भी एक एरिया में मिलने वाली जो वैरायटी है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी हमें नज़र आ रही है बेटा किसी हैबिटेट में, उसको हम कहते हैं क्या? बायोडाइवर्सिटी। पूरे वर्ल्ड में जो स्पीशीज़ हमने अभी तक ऑब्जर्व किए हैं बच्चों, वो लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन है, दैट इज़ 17 to 18 लाख। इतनी स्पीशीज़ हमारे वर्ल्ड में अवेलेबल है। ठीक है, अब क्या होता है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सभी ऑर्गेनिजम्स को नाम भी देना पड़ेगा, तभी तो आप उनको स्टडी कर पाओगे, तभी तो आप ये देख पाओगे कि क्या ये सभी ऑर्गेनिजम्स जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्या ये सभी ऑर्गेनिजम्स एक स्पेसिफिक कैटेगरी में आते हैं या नहीं, है ना। तो उसके लिए हमने क्या चलाया? नॉमेनक्लेचर। बेटा नॉमेनक्लेचर क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं। अब ये साइंटिफिक नेम क्या है? ऐसे नाम जो पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। ऐसा एक ही नाम होगा जो आप इंडिया में रहोगे तो भी आपको उसी नाम से जानेंगे, आप अमेरिका चले जाओ आपका वही नाम रहने वाला है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी नाम होते हैं जो जगह के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, जैसे कि चिंकी पिंकी मिंकी, मम्मी चिंकी कह रही हैं, दादी पिंकी कह रही हैं और नानी मिंकी कह रही हैं। तो उसका मतलब क्या है? वो दादी के घर और नानी के घर के हिसाब से नाम चेंज हो रहे हैं। बेटा वो कॉमन नेम होते हैं, प्लांट्स के लिए वर्नैक्युलर नेम भी बोलते थे। ठीक है, तो याद रखिए हमें क्या करना था? कन्फ्यूजन से रोकना था, कन्फ्यूजन को प्रिवेंट करना था। कहीं चिंकी मिंकी से हमें कन्फ्यूजन हो जाए तो हमने क्या स्टार्ट किया? नॉमेनक्लेचर, साइंटिफिक नेम देने का प्रोसेस। तो इसके डिफाइन हम लिख देते हैं, द प्रोसेस ऑफ naming an organism, the process of naming an organism in such a way that the organism is known by the same name all over the world, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये होता है नॉमेनक्लेचर, जिसके फादर है कार्लस लिनियस। तो उन्होंने इसको और थोड़ा मॉडिफाई किया और बोला भैया बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर होता है। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब है सभी साइंटिफिक नेम के 2 कंपोनेंट होंगे। एवरी साइंटिफिक नेम विल हैव 2 कंपोनेंट्स। तो लिख लिया हमने, ईच साइंटिफिक नेम हैज़ 2 components। अब वो 2 कौन कौन से कंपोनेंट्स की बात हो रही है बच्चों, एक बार देख लेते हैं।
पहला कंपोनेंट होता है जेनेरिक नेम और दूसरा कंपोनेंट होता है स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम यानी कि जीनस, और दूसरा कंपोनेंट क्या था बच्चों? स्पेसिफिक एपिथेट विच मीन्स स्पीशीज। उसका मतलब क्या होता है? स्पीशीज। ये किसने दिया था? इट वॉज प्रपोज्ड बाय कार्लस लीनियस। एक साइंटिस्ट थे बच्चों, कार्लस लीनियस। इन्होंने बोला कि सभी साइंटिफिक नेम्स में दो कंपोनेंट्स होंगे। फर्स्ट कंपोनेंट विल बी जेनेरिक नेम और जीनस एंड सेकंड कंपोनेंट विल बी स्पीशीज। ठीक है, लेकिन हम लोग अलग अलग तरीके से ये साइंटिफिक नेम लिख सकते थे भाई। जैसे मेरा नाम भावनापुरी है, आई कुड राइट इट लाइक दिस। मैं कैसे भी लिख सकती हूँ उसको। मैं इसको कैपिटल, इसको पूरा कैपिटल बना दूँ, ठीक है, मैं इसको स्मॉल बना दूँ, आई कैन राइट इट इन एनी वे, राइट। लेकिन कार्लस लीनियस ने बोला ना ना ना, मैंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया है तो मैं ही बताऊंगा कि साइंटिफिक नेम्स को लिखने का तरीका क्या है। तो इन्हीं के साथ साथ उन्होंने कुछ रूल्स दिए बच्चों, उन्होंने कुछ रूल्स दिए। तो रूल्स ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या है? सबसे पहला रूल उन्होंने दिया, ऑल द बायोलॉजिकल नेम्स are taken from Latin language, are taken from Latin language and written in italics, are taken from Latin language and written in italics। ये सबसे पहला रूल था जो कार्लस लीनियस ने दिया। सेकंड रूल उन्होंने दिया कि सभी साइंटिफिक नेम में दो कंपोनेंट्स होंगे। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है बच्चों? फर्स्ट कंपोनेंट क्या था? जीनस। फर्स्ट कंपोनेंट जीनस एंड सेकंड कंपोनेंट स्पीशीज। ये कार्लस लीनियस ने बताया था। फिर इन्होंने बोला किसी भी जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस विल बी कैपिटल। जीनस का पहला लेटर कैसा होगा बच्चों? कैपिटल। जबकि फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीशीज विल बी स्मॉल। स्पीशीज का जो पहला लेटर है वो कैसा होगा? स्मॉल। ठीक है। फोर्थ रूल उन्होंने दिया, व्हेनेवर हैंड रिटन, जब भी आप साइंटिफिक नेम को लिख रहे हो अपनी कॉपीज में या किसी भी नोटबुक में, व्हेनेवर हैंड रिटन बोथ द कंपोनेंट्स आर सेपरेटली अंडरलाइंड। दोनों ही कंपोनेंट्स को आप सेपरेटली अंडरलाइन करोगे। ठीक है भाई, ये 4 रूल्स दिए थे कार्लस लीनियस ने अपने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के लिए। ठीक है, तो ये चारों ही रूल्स आपको याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमें कैसे पता चलेगा भाई कि रास्ते में चलते चलते मुझे पौधा दिख गया, भाई साहब मस्त पौधा है, ऐसा पौधा ज़िंदगी में किसी ने देखा ही नहीं होगा, मैंने डिस्कवर किया है भाई इसको, तो चलो उसका साइंटिफिक नेम रखते हैं। मैंने सोचा क्यों ना इसका साइंटिफिक नेम रख दूँ मैंजीफेरा इंडिका, है ना भाई। अभी तो बताया 17 लाख स्पीशीज़ हैं, मुझे कैसे सारी की सारी स्पीशीज़ के नाम याद होंगे? नहीं हो सकते। मेरे आइडिया आया दिमाग में, मैंने कहा चलो मैंजीफेरा इंडिका रख लेते हैं। बट आप जानते हो कि मैंजीफेरा इंडिका ऑलरेडी मैंगो का साइंटिफिक नेम है, तो उसका मतलब क्या हुआ? मैं वो नाम नहीं रख सकती। ठीक है, बट मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर नाम ऑलरेडी किसी प्लांट या एनिमल का है या नहीं? बेटा उसके लिए 2 ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ICBN एंड ICZN। इसका मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, जबकि ICZN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। सो बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में, उनके साइंटिफिक नेम्स के बारे में पता लगा सकते हैं, और जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में। ठीक है, यहाँ मैं आपको मैंगो का साइंटिफिक नेम बता रही थी बच्चों। हाउ डू वी राइट इट? लाइक दिस, मैंजीफेरा इंडिका। दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, स्पीशीज का स्मॉल, और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया है।
ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या होगा? होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको एनसीईआरटी में एक टेबल दी है जिसमें 4 साइंटिफिक नेम और उनकी कंप्लीट क्लासिफिकेशन है, तो वो आपको टेबल ज़रूर पढ़ के जाना है। बट आई थिंक जो आपका सिलेबस है अभी रिसेंट वाला, उसमें सिर्फ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर तक ही आपको पढ़ना है। सो वी आर डन विद दिस। अब आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगी, जो डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, और बाकी के जितने भी चैप्टर्स आपके बचे हैं वो मैं रेगुलरली अपलोड करती रहूँगी, सो डोंट वरी। And do not forget to like, share and subscribe. Thank you बच्चों. Do not forget to take this screenshot, okay? Screenshot ले लो भाई साहब। चलिए, बाद में बोलोगे फिर मैम आपने बाय बोल दिया लेकिन स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं दिया। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय।